हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। इसमें हमें दो टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक हमारा फ्यूल सेल का है जो अभी रिमेनिंग है, और लास्ट टॉपिक कोरोजन का है। इससे पहले वाले जितने वीडियो हैं उसमें पूरे इससे पहले वाले टॉपिक सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कवर हैं। फ्यूल सेल और कोरोजन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, कभी कभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। बड़े आसान टॉपिक हैं ये, इजी गोइंग, आपके समझ में आ भी जाएंगे। फ्यूल सेल का देखो मेन पर्पस क्या है। ज़्यादातर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ होती हैं स्पेशली रिवर, उस पर हम लोग डैम बनाते हैं। डैम बनाने में अपना बहुत ज़्यादा कास्ट यानी गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है। वाटर अपलिफ्ट करते हैं और फिर उसको हाई यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फिर देखा जाए ऊपर से नीचे गिरा के काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, नीचे टरबाइन चलता है। इससे होता क्या है कि एनर्जी का बहुत कम पार्ट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट होती है। इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं इंडिया में, लगभग 70% इंडिया में एनर्जी की डिमांड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड पूरा करने का काम एनटीपीसी का है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। वो कोयले को जला करके कोल बर्निंग के थ्रू हम लोग करंट क्रिएट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। उसकी इफिशियंसी देखा जाए 40% है, 60% वहाँ एनर्जी वेस्ट है। लेकिन हमारा जो फ्यूल सेल है, ये जो फ्यूल हम बर्न करते हैं उस एनर्जी को डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि एनर्जी का वेस्टेज मिनिमम होता है और इलेक्ट्रिक यानी कह सकते हो कि हमारा जो इफ़िशियंसी आती है वो बहुत हाई आती है। तो फ्यूल सेल का मेन रोल ये है कि हम एनर्जी के वेस्टेज को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एनर्जी को जो फ्यूल की बर्निंग से रिलीज़ हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली हम कन्वर्ट करें। जैसे देखा जाए, अगर मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन को जला दूं ऑक्सीजन के साथ, सबको पता है क्या होगा, H2O बनेगा प्लस एनर्जी। जितने भी फ्यूल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर बर्न कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, CH4 को अगर बर्न कर दिया जाए, ये भी एक फ्यूल है, CO2 प्लस 2H2O, ऑक्सीजन के देखा जाए 2N2 2O2 प्लस एनर्जी। मतलब जितने भी हमारा नाम सेल का नाम क्या है, फ्यूल सेल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है कि जिनका कंबस्शन किया जाए, जिनको जलाया जाए और अपने को एनर्जी मिले। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम फ्यूल यूज़ करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी स्टेट में हो सकता है। धीरे धीरे हम लोग डे बाई डे गैसियस फ्यूल पर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि गैसियस फ्यूल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, यूँ मान सकते हो, और ज़्यादा उनकी इफिशियंसी आती है। इसलिए हम यहाँ पर देखा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाया जाए H2O बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाया जाए CO2 रिलीज होगा। CH4 को जलाया जाए तो भी CO2 H2O बनेगा। अगर हम यहाँ पर C2H6 को लेके चलें तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी देखो 2CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे, स्पेशली देखा जाए तो 7 4 और 3 7/2 7 ऑक्सीजन की नीड होगी। तो मेरे कहने मतलब जितने भी फ्यूल हैं इनको बर्न करके हम जब करंट एनर्जी रिलीज करें, इस एनर्जी को डायरेक्टली हम करते क्या है कि फ्यूल सेल यानी इस डिवाइस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इफिशियंसी बढ़ जाती है। यानी आप मान सकते हो एनटीपीसी में कोयले को जला करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी इफिशियंसी 40% है, लेकिन हमारे फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70-75% उससे ज़्यादा ही है, प्लस में है। कहने का मतलब हाई इफिशियंसी है, या यूँ कहा जाए ज़्यादा इफिशियंसी है। तो अपने को करना क्या है, फ्यूल सेल बना कैसे है, वर्क कैसे करता है, इन्हीं पर हमें फोकस करना है। स्पेशली देखा जाए फ्यूल सेल में हम लोग करते क्या हैं, इसी तरह से हमारे पास देखा जाए चैम्बर होते हैं, और इस चैम्बर में हम लोग करते क्या हैं, एक तो देखा जाए यहाँ पर हम कार्बन का एक पोरस डायाफ्राम लगा देते हैं। यहाँ पर देखा जाए कार्बन का पोरस डायाफ्राम लगा देते हैं।
इस वाले प्लेस पर यहाँ पर देखो हम हाइड्रोजन बबल करते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें पास करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भरी होती है। और ये पोरस कार्बन का देखा जाए यहाँ पर डायफ्राम है, इसमें कैटलिस्ट भी हम मिलाते हैं। ये नेगेटिव प्लेट का काम करता है, मतलब नेगेटिव मीन्स आपको पता है सेल के अंदर नेगेटिव को हम नाम देते हैं एनोड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हमारे फ्यूल सेल में अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें, CO2 फ्यूल सेल की बात हो सकती है, क्योंकि जितने भी फ्यूल हैं सब अगर बर्निंग के साथ एनर्जी दे रहे हैं तो हम किसी फ्यूल को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को स्पेशली लेकर के चलेंगे, इसी का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। ये तो हमारे सामने देखा जाए, ये जो हमारे पास देखा जाए एनोड कंपार्टमेंट है जिसके अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और कंटिन्यूसली हाइड्रोजन इसके अंदर हम डालेंगे। और ये कार्बन का देखा जाए ये पोरस डायफ्राम है, यहाँ पर भी देखा जाए कार्बन का पोरस डायफ्राम है। और इस चैम्बर में देखा जाए हमारा ऑक्सीजन भरा होता है, O2 इसके अंदर फिल होती है, इसमें ऑक्सीजन गैस फिल होती है। और ये कार्बन का देखा जाए पोरस डायफ्राम इधर भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखो रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन देखो यहाँ पर ये रिडक्शन जहाँ होता है उसको हम कैथोड का नाम देते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस बीच में देखो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरा होता है, NaOH या KOH का, KOH और NaOH, वो भी कंसंट्रेट फॉर्म में देखा जाए, एक कोई सोल्यूशन तो रहेगा लेकिन कंसंट्रेट फॉर्म में। KOH अगर हम लेके चलेंगे तो भी K प्लस और OH माइनस आ जाएगा अपने पास, NaOH लेके चलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखा जाए वाटर वेपर इससे हम लोग रिलीज कराते हैं, जो H2O बनती है वो यहाँ से बाहर आती है। एक सिंपल सा हमारे सामने अरेंजमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का है, बड़ा सिंपल तरीके से। ये हमारे पास देखो एनोड कंपार्टमेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है, ये कैथोड कंपार्टमेंट जिसके अंदर देखा जाए ऑक्सीजन भरी हुई है, ये कार्बन का देखा जाए ये पोरस कार्बन यानी पोरस कार्बन डायफ्राम, पोरस कार्बन डायफ्राम ये हमने लगा रखा है। यहाँ से गैसियस फ्यूल इस साइड में, गैसियस प्रोडक्ट इधर आ सकते हैं, कहने का मतलब इसमें देखा जाए कुछ कैटलिस्ट भी निकिल प्लेटिनम ऐसे मिले होते हैं जो रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ देखा जाए वो NaOH या KOH का सोल्यूशन भरा हुआ बीच वाले केस में। अब यहाँ पर देखो जो रिएक्शंस होते हैं एट एनोड, आपको सबको पता है एनोड पर माइनस चार्ज तो रहता है, साथ में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन इस चैम्बर में भरी हुई हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन होगा इस प्रोसेस में। यहाँ पर देखा जाए हमारे सामने क्या सिचुएशन बनेगी, ये 2H2 प्लस 4OH माइनस, ध्यान देना, गिव्स आउट 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे सामने देखा जाए एनोड रिएक्शन हमारे सामने है। हाइड्रोजन जो इसके अंदर हमने भरा है, हाइड्रोजन का देखा जाए ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर 4OH माइनस तो 4H2O बन जाएगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन देखा जाए यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। साथ में देखा जाए एट कैथोड, कैथोड पर हमारे ऑक्सीजन का देखा कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पर रिडक्शन होना है। इस चैम्बर में हमने हाइड्रोजन को भर रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को भर रखा और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन होना है। तो इस केस में देखा जाए सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास देखा जाए O2 प्लस यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं इसमें 2H2O। अब इस केस में देखा जाए और यहाँ पर साथ में इलेक्ट्रॉन प्लस 4E इलेक्ट्रॉन, ये देखा जाए 4OH माइनस में चेंज होगा। कहने का मेरा पर्पस क्या रहा, अगर हम इस पूरे रिएक्शन को देखें, कैथोड पर देखा जाए एनोड रिएक्शन और ये कैथोड रिएक्शन। एनोड पर देखा जाए हाइड्रोजन OH माइनस के साथ मिलकर के, OH माइनस इलेक्ट्रोलाइट है इस चैम्बर बीच वाले यानी हमारे चैम्बर में NaOH या KOH कंसंट्रेट फॉर्म में, एक्वस फॉर्म तो है लेकिन कंसंट्रेट ज़्यादा अमाउंट में हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे। 4H2O बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट को परमानेंट देखो नेगेटिव चार्ज बनाए रखेगी। साथ में कैथोड पर देखा जाए O2 प्लस 2H2O इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर के 4OH माइनस बनेंगे यहाँ पर देखा जाए, और यहाँ पर देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो ये प्लेट परमानेंट पॉजिटिवली चार्ज होगी। बीच में इसी प्लेट में नीचे जो हमारा पोरस कार्बन डायफ्राम, इसी के अंदर निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम ऐसे कैटलिस्ट इसके अंदर हम रखते हैं जिससे कि रिएक्शन एक्सेलरेट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, तेजी से होगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन की तरफ आ जाइए। ओवरऑल
रिएक्शन, जो ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, कैथोड एनोड। अब आपको देखने से लग रहा है, देखो 4OH कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में यहाँ 2H2, यहाँ 4H2 है, तो 2H2 इधर भी माइनस हो जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या देखा जाए, नॉर्मली ये जो 2H2 यहाँ पर और 2H2 प्लस देखा जाए यहाँ पर 2H2 प्लस O2, ये भी गैसियस फ्यूल है, और 2H2 देखा जाए इधर 4H2 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने 2H2O बन जाएगा, और ये जो H2O है देखो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से बाहर आती है। इसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करके अपने वाटर की यानी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये तो आपके सामने एक सिंपल सा फ्यूल सेल है, आपको आसानी समझ में आना चाहिए। जितने भी फ्यूल हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH4 है, C2H6 है, किसी को भी हम यहाँ पर फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का पर्पज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एक कंप्लीट डिस्कशन हमारे सामने है। ये अभी तक देखा जाए नॉर्मल यूज में हम लोग इसको नहीं ले पा रहे हैं, ये स्पेशली अपोलो स्पेस प्रोग्राम और इन सब में अभी भी इसका यूज हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है। और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, यहाँ से जो वाटर रिलीज होता है, इसी वाटर को कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करके अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इस सेल के अंदर क्या है देखा जाए, आपको दिख रहा होगा एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप हाइड्रोजन को परमानेंट इसके अंदर फेड कर दो, भर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन इस चैम्बर के अंदर फिल कर दो, और ये आपको एनर्जी देता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी आपको मिलती रहेगी। दूसरे नंबर पर देखा जाए, पूरे रिएक्शन में हमारा जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो H2O बनता है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये पोल्यूशन फ्री वर्किंग है। कहने का मतलब है, ना तो कोई ऐसा गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, ना तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब पोल्यूशन फ्री वर्किंग यहाँ पर देखा जाए ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इससे। दूसरे नंबर पे देखा जाए, इफिशियंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। कहने का पर्पज़ ये हाई इफिशियंसी है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि देखा जाए जो NTPC में कोयले को बर्न करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम 40% है। इवन घर में LPG जला करके जो हम लोग फूड फार्मेशन करते हैं, ये भी देखा जाए 60-65% के आसपास इफिशियंसी इसकी आती है। LPG घर में जो जलाई जाती है, बाकी देखा जाए एनर्जी का वेस्ट होता है। यहाँ पर इफिशियंसी 70-74%, 75% के रेंज में आती है, मतलब हाई इफिशियंसी है। पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो एक हमें फ्यूल के लिए चाहिए, कह सकते हो सेल की जो एक एडवांटेज होना चाहिए, वो सब हमारे लिए देखा जाए बेनिफिशियल पार्ट यहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है। आने वाले टाइम में अगर ये नॉर्मल यूज़ के लायक हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये नॉर्मल यूज़ में भी हम लोग इसको हाउस में और या बाकी कह सकते हो कि लार्ज स्केल पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी के वेस्टेज को हम इसमें बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा हमारा फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट रहा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बस इसमें आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझना, क्योंकि रिएक्शन पर क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो जैसे सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो इजी है। रिएक्शन में ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एनोड पर देखा जाए OH माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा H2O बना देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यही इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंट नेगेटिव बनाए रखेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। कैथोड पर देखा जाए ऑक्सीजन H2O के साथ मिलकर के OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा, और H2O आपको कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ले रखा है उसका एक्वस सोल्यूशन तो आपने ले ही रखा है। दोनों को ऐड कर दोगे तो रिएक्शन ओवरऑल वही बनेगा जैसे हाइड्रोजन की हम बर्निंग करा रहे हैं या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से H2O बना रहे हैं, इसलिए पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है। तो इतना अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक पार्ट हमारा देखा जाए फ्यूल सेल का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखा जाए सबसे लास्ट पार्ट हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है कोरोजन, और हम जब उसकी कोरोजन की बात कर लेते हैं और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट यानी कर सकते हो हम लोग वीडियो बना करके कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें स्टार्ट करें हम लोग कोरोजन। कोरोजन के बारे में जहाँ तक आप लोगों को इतना आइडिया है सबको, नाम ही है कोरोजन। यहाँ पर देखा जाए CORROSION, कोरोजन बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पहले से भी पता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं स्पेशली एक्टिव मेटल्स, वह एयर के कांटेक्ट में आकर के, वाटर के कांटेक्ट में आकर के, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर के कह सकते हो अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना देते हैं। उनके सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर, हाइड्रोक्साइड की लेयर, कार्बोनेट की लेयर, ये सब बन जाती है क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं।
और इस प्रोसेस के लिए हम कोरोजन का नाम देते हैं। मेटल अपना देखा जाए डिटीरियोरेट होता रहता है और मेटल धीरे 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 मेटल का अमाउंट प्रोडक्ट बनने की वजह से मिनिमाइज होने लगता है। कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आयरन के केस में ऐसा हो रहा है तो उसके लिए देखा जाए हमारा जो डिस्कशन आता है आयरन के केस में हम लोग स्पेशली लेते हैं। आयरन के केस में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। तो हमारा मेन फोकस देखा जाए रस्टिंग पर ही होगा, क्योंकि एक पूरे वर्ल्ड की देखा जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम रस्टिंग है। हर साल अरबों खरबों का नुकसान पूरे वर्ल्ड का रस्टिंग की वजह से होता है। आप भी अपने आसपास देख सकते हो मेटल के स्पेशली आयरन की बनी हुई चीज़ें धीरे 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 रस्टेड होकर के उनमें रस्टिंग हो जाती है और फिर एक टाइम आता है कि वो फिर किसी लायक नहीं बचती हैं स्पेशली। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है कि हमारा मेन फोकस रस्टिंग पर होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस प्रोसेस को लेने का पर्पस क्या रहा, क्योंकि एक तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पर कह सकते हो वर्क होने वाला या बनने वाला प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पर हमें डिस्कस करना है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसीडर किया गया है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं स्पेशली जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आकर के वाटर कांटेक्ट में आकर के डिटीरियोरेट हो जाएंगे, धीरे 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 कह सकते हो कि वो अपनी लेयर बना देंगे, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एक्सेट्रा बना देंगे और धीरे धीरे उनका अमाउंट रिड्यूस होने लगेगा, मतलब वो कह सकते हो कि वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगेंगे। आयरन के केस में इसके लिए रस्टिंग वर्ड हम यूज करेंगे। इस प्रोसेस के लिए हम कोरोजन लेंगे बाकी मेटल के रिस्पेक्ट में, लेकिन आयरन के लिए रस्टिंग वर्ड यूज करेंगे। अब ये देखा जाए इससे रस्टिंग में कौन कौन से फैक्टर हैं या कोरोजन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। एक तो पहली बात पोजीशन ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। मेटल की जिस मेटल की पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में जितनी हाई है कह सकते जितना एक्टिव मेटल है उतनी आसानी से अपना रिस्पेक्टिव कह सकते हो कि कोरोजन प्रोडक्ट बना देगा, उतना हाईली रिएक्टिव होगा, एयर के वाटर के किसी कॉन्टेक्ट में आकर के अपना प्रोडक्ट बना देगा। दूसरे नंबर देखा जाए अगर मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज हैं तो प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। मेटल के ऊपर अगर प्रोटेक्टिव लेयर की एक कोटिंग है तो प्रोसेस मिनिमाइज होगा। मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं तो भी प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। तो मेरे कहने मतलब सब ऐसे कुछ प्रोसेस हैं जो कोरोजन या रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रस्टिंग का। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देखा जाए हम लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम रस्टिंग की बात करेंगे स्पेशली देखा जाए। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि पूरे जो हमारे पास आयरन के प्रोडक्ट हैं स्पेशली देखा जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मेटल का ये सपोज करो आयरन का एक हमारे पास एक बड़ा सा कोई रॉड है सपोज कर लीजिए, या आयरन का कंटेनर है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जहां पर इम्प्योर सरफेस आएगी या जहां पर रफ सरफेस आएगी वहां पर क्या होगा कह सकते हो कि यहाँ पर मॉइस्चर कलेक्ट होंगी। मॉइस्चर, अब ये मॉइस्चर देखा जाए लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती हैं या ऐसा भी हो सकता है कि मॉइस्चर अपने को ना दिखें वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो मॉइस्चर सबसे पहले देखा जाए मेन तो यहाँ पर देखो वाटर, यहाँ पर ये बड़ा सा जो मैं पीस दिखा रहा हूँ ये स्पेशली हम मॉइस्चर शो कर रहे हैं आपके सामने। मॉइस्चर में दिखाना चाह रहा हूँ स्पेशली, जो मैं मेरे बताने का पर्पज है कि अब इस केस में देखा जाए यहाँ पर जो ये कह सकते हो प्योर हमारा पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है स्पेशली हमारा आयरन का, इस वाले पार्ट पर देखा जाए यहाँ पर एनोड वर्क होगा। जो हमारा प्योर आयरन है ये देखा जाए एनोड का काम करेगा। यहाँ पर जो Fe है ये देखा जाए Fe++ बन जाएगा। Fe तो सॉलिड होगा, Fe++ बन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो पहला काम देखा जाए यहाँ पर क्या होगा कि एट एनोड, एनोड सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो Fe है ये सॉलिड है, ये Fe++ बन करके देखा जाए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखा जाए नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कैसे Fe++ बनेगा। अब ये देखा जाए एक नॉर्मल, और आपको पता है कि आयरन का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, Fe++ में कन्वर्ट होगा। और Fe इस स्टेज में ये तो इनसॉल्युबल है क्योंकि सॉलिड है, और ये देखा जाए आयन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास Fe है
ये देखा जाए इस पॉइंट पर Fe++ यानी इस जगह पर देखा जाए ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। जो हमारे पास मॉइस्चर है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पर देखो ये अपने पास Fe++ वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा देखा जाए नेगेटिव चार्ज का काम करेगा, मतलब ये एनोड का काम करेगा। तो इस वाले प्लेस पर देखा जाए यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। दूसरे नंबर पर देखा जाए ये वाला हिस्सा जो इम्प्योर है, मेरे कहने का मतलब ये है जहाँ पर इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हुई हैं या रफ सरफेस है, ये वाला हिस्सा देखा जिसका पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा। कैसे करेगा ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो H+ है वाटर के अंदर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यह हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा, यानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखा जाए ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब देखो एट कैथोड, कैथोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, H+ स्पेशली देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, देखा जाए H+ क्रिएट कैसे हुआ। H+ क्रिएट करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो देखा जाए हमारा H2O, ये खुद इटसेल्फ H+ दे दे और OH- दे दे, लेकिन इस H2O के H+ देने या OH- देने से वाटर के अंदर कोई H+ आयन का कंसंट्रेशन चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि जितना H+ आया उतना ही OH- आया। फिर भी थोड़े बहुत अमाउंट में H+ इसके बेसिस पर जो हमें चाहिए वो देखो लेवल हो रहा है। मेन जो हमारे पास इस एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है वो स्पेशली CO2 से क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के ये H2CO3 बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। और यही जो हमारा H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, ये H+ और HCO3- का फॉर्मेशन करेगा। तो मेन जो हमारे पास सोल्यूशन में एसिडिक मीडियम बनता है, यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो ये मॉइस्चर है, चाहे यह वेपर के फॉर्म में है चाहे लिक्विड के फॉर्म में है, ये स्पेशली मीडियम इसका एसिडिक pH 7 से बिलो आना चाहिए। तो 7 से बिलो pH लाने के लिए देखा जाए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जो CO2 वाटर के अंदर एब्जॉर्ब यानी डिजॉल्व हुई है, इसने कार्बोनिक एसिड क्रिएट किया है। और कार्बोनिक एसिड क्रिएट करने, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है फिर भी H+ आयन देगा और पूरे इस सोल्यूशन को या वाटर वेपर के उस कैसे गैसियस फेज को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एसिड बना देगा। ये जो H+ आ रहा है, एक तो देखो H2O से भी इसकी सप्लाई हो रही है और साथ में मेन सप्लाई इस कार्बोनिक एसिड के बनने की वजह से हो रही है, आप लोग इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो हमारे पास, अगर हम इसको बैलेंस फॉर्म में लेना चाहें स्पेशली, तो देखो यहाँ पर हम बैलेंस फॉर्मेट में ले सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर कर ले हैं, यहाँ पर 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन जो अपना क्रिएट हुआ है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखा जाए हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास कैथोड पर देखो ये रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है पहले एक बार फिर से समझिए। हमारे पास आयरन का जो सरफेस है, जो प्योर आयरन है, उस प्लेस पर देखा जाए Fe+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। Fe++ वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो यहाँ से देखो जाए इस पूरे सोल्यूशन फेज में, यानी जो हमारा मॉइस्चर है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट देखा जाए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का काम करेगा, मतलब ये हमारा एनोड का काम करेगा, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज गेन हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर स्पेशली अवेलेबल हुआ है। साथ में देखा जाए इस वाले प्लेस पर क्या हो रहा है कि H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो H+ आया कहाँ से, एक तो देखो वाटर अपना H+ और OH- दे देगा, थोड़ी बहुत अमाउंट में, इससे हमारी नीड पूरी हो रही है। और मेन जो H+ की नीड पूरी करने का काम CO2 करेगा, क्योंकि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो CO2 वाटर में एब्जॉर्ब होकर के कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वीक एसिड है लेकिन वो H+ आयन अपने को दे रहा है। तो वही जो हाइड्रोजन H+ आयन देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक्सेप्ट होगा तो ये वाला पार्ट देखा जाए कैथोड का काम करेगा और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक सेल देखो यहाँ पर क्रिएट हो गया, ये पार्ट नेगेटिव एनोड, ये पार्ट पॉजिटिव कैथोड, हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट हो गई। साथ में जो हाइड्रोजन एटम बना हुआ है, सबको पता हाइड्रोजन एटम काफी रिएक्टिव होगा और वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा देखा जाए एनोड और कैथोड का चेंज हुआ है। अब इसके आगे देखा जाए ये जो हमारा H+ यहाँ Fe++ क्रिएट हुआ है, ये जो Fe++ है ये देखा जाए फिर H2O के साथ और O2 के साथ मिल करके ये अपना
रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पर देखो इस वाली जगह पर देखा जाए ब्राउन कलर के प्रोडक्ट बनने लगेंगे, यहाँ पर यही हमारा देखा जाए रस्ट होगा। लेकिन ये ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बना कहाँ से है वो चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये जो हमारे पास Fe बना हुआ है, ध्यान देना, ये जो यहाँ से हम अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर 4Fe को भी ले सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें, या 2Fe या Fe से भी हम काम चला सकते हैं। अनबैलेंस फॉर्मेट में हमारा रिएक्शन बनेगा, लेकिन इससे आपके नंबर में या आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। Fe प्लस प्लस देखो यहाँ पर जो हमारे पास बना है ये कि 4Fe 2 प्लस, ये देखा जाए एक्वस फेज में, प्लस O2 प्लस 4H2O, ये ध्यान रखना लिक्विड। अभी क्या बना देंगे Fe2O3 का फॉर्मेशन करेंगे प्लस 8H प्लस। जरा इसको एक बार ध्यान से समझने की जरूरत अपने को पड़ेगी। इस वाली केस को क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, 4Fe2 प्लस प्लस O2, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजोल्व है, H2O तो ऑलरेडी आपने ले रखा है, Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में 8H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, और यही जो हमारे पास Fe2O3 है ये देखा जाए कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके यही हमारा Fe2O3 इंटू XH2O इसका फॉर्मेशन कर देगा, और यही हमारा रस्ट है। जो ये रस्ट बना हुआ है इसका फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O है, ये आपको ध्यान में रखना है रस्टिंग प्रोसेस में देखा जाए। अब हो क्या रहा है कि जो Fe प्लस प्लस यहाँ देखो रिलीज हुआ है, ये Fe प्लस प्लस देखो ट्रांसफर होगा इधर, और ये Fe प्लस प्लस O2 जो वाटर के अंदर पहले से डिजोल्व है, चाहे वो वाटर वेपर के फॉर्म में है या ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, और साथ में H2O तो है, Fe2O3 बना देंगे। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात समझने क्या है कि Fe प्लस प्लस यहाँ पर देखो +2 चार्ज में, और यहाँ पर Fe देखो 3 प्लस चार्ज में है। मतलब क्या हुआ कि Fe2 प्लस से मतलब फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Fe प्लस प्लस वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है तो -2 चार्ज का है, हाइड्रोजन देखो +1 चार्ज का है, तो हाइड्रोजन तो 8H प्लस के फॉर्म में देखो रिलीज हो रहा है, एक्वस फॉर्म में देखो रिलीज हो गया। ये ऑक्सीजन पहले से -2 चार्ज में है, ये देखो 0 चार्ज में है, जिसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम ये करेगा। तो एक ऑक्सीजन को 2 माइनस चाहिए, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 4 माइनस चाहिए। तो अगर 4Fe2 प्लस से 4Fe अगर 3 प्लस में कन्वर्ट होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और वो 4 इलेक्ट्रॉन इनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सिचुएशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मतलब क्या है कि फेरस फॉर्म में आयरन बनेगा जरूर, पहले यानी एनोड पर तो हमारा फेरस बना, लेकिन जो ये रस्ट बना हुआ है ये फेरस फॉर्म नहीं, ये फेरिक फॉर्म है। तो फेरिक फॉर्म क्रिएट कैसे हुआ, आपके सामने देखो सिचुएशन दिख रही है। अब जो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ है तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने उस इलेक्ट्रॉन को लिया किसने है, ऑक्सीजन ने लिया है। इस ऑक्सीजन ने लेकर के देखा जाए Fe2O3 बना दिया और साथ में 8H प्लस। तो केवल फर्स्ट टाइम अपने को मीडियम एसिडिक चाहिए, तब जाकर के कैथोड रिएक्शन हो पाएगा। अगर हम एक बार एसिडिक मीडियम अगर मान लो मिल गया, दोबारा एसिडिक मीडियम मिले या ना मिले, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देखो H प्लस रिलीज हो रहा है, ऑलरेडी ये सोल्यूशन को एसिडिक बना ही देगा वो। तो अगर हम सेकेंड यानी फर्स्ट टाइम अपने को मीडियम एसिडिक चाहिए, अगर हमें इसके बाद मीडियम एसिडिक हो या ना हो, क्योंकि रस्ट के फॉर्मेशन से ऑलरेडी H प्लस रिलीज हो रहा है और वो इस पूरे मीडियम को एसिडिक बना देगा। तो स्टार्ट होने के लिए अपने को मीडियम एसिडिक चाहिए। इसीलिए हम लोग करते क्या हैं कि रस्टिंग से बचाने के लिए एक नया तरीका आज के टाइम में हम लोग ने अप्लाई कर रखा है। कुछ एल्केलाइन नेचर के फॉस्फेट हैं, क्रोमेट हैं, ये पेंट जैसे मटेरियल होते हैं, उनको हम लोग आयरन के ऊपर लगा देते हैं। वो एल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, तो सरफेस को एसिडिक होने नहीं देते, और सरफेस जब एसिडिक नहीं होगा तो कैथोड का रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, ये सेल क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, और सेल जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक रस्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ये भी प्रोटेक्शन का एक तरीका है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रस्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये रिएक्शन देखो एनोड, कैथोड, और ये रिएक्शन जो स्पेशली रस्ट बनते समय हो रहा है, सबको ध्यान में रखना है जरूर से जरूर। इसके बाद देखा जाए हम रस्टिंग से आयरन को बचा कैसे सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन कैसे हम बचा सकते हैं। एक तो आपको सबको पता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, ऑयल लगा देंगे सरफेस पे, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ये सब बैरियर प्रोटेक्शन में आते हैं।
आयरन के सरफेस पे ऑयल लगा दिया जाए, पेंट लगा दिया जाए, ग्रीस लगा दिया जाए, तो वाटर का कांटेक्ट यानी वाटर वेपर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में सरफेस पे आ ही नहीं पाएगी। ये बैरियर प्रोटेक्शन है। एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है। हम लोग करते क्या कि आयरन के सरफेस पर देखा जाए जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अगर मान लो कि ये Fe है, ऊपर देखो Zn है, आपको सबको पता है ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, क्योंकि Fe यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन जब Fe से ज़्यादा एक्टिव मेंबर Zn आ जाएगा इसके सरफेस पे, अब Fe इलेक्ट्रॉन न लूज करके Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक अपने आप को देखा जाए सेक्रीफाइस तो कर देगा लेकिन आयरन को बचा देगा। यह सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है प्रेजेंट टाइम में। एक देखा जाए मैग्नीशियम के थ्रू भी हम लोग देखा जाए इसको ऐड करके, जैसे जितने भी ये नगर पालिका वाले वाटर सप्लाई डालते हैं ये जगह जगह देखा जाए मैग्नीशियम का पीस लगा देते हैं स्पेशली, और इसको देखा जाए वायर से यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आयरन ज़्यादा एक्टिव मैग्नीशियम है, तो जो एनोड पर आयरन का रिएक्शन हो रहा था Fe बन रहा था, अब यहाँ पर Fe न बना के मैग्नीशियम Mg++ बनाएगा। तो ये देखा जाए धीरे धीरे जो प्लेट है ये कोरोड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन आयरन का जो पाइप है वो सही सलामत बचा रहेगा। ये सब हमारे पास तरीके हैं। साथ में देखा जाए वो भी जैसे मैंने कहा कुछ एल्केलाइन नेचर के हम लोग सब्सटेंस देखा जाए क्रोमेट लेते हैं, फॉस्फेट लेते हैं, वो सरफेस पर अगर अवेलेबल होंगे तो मीडियम को एसिडिक होने ही नहीं देंगे, और जब मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो कैथोड रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह से भी देखा जाए ये हम लोग प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम रस्टिंग से किसी आयरन के आर्टिकल को बचा सकते हैं, कोरोजन से मटेरियल को बचा सकते हैं। अब अपना पूरा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट हुए। आज इस वीडियो में केवल 2 टॉपिक हैं, एक तो आपका फ्यूल सेल है और एक कोरोजन है। मैंने इसको प्रयास किया कि अच्छे से आपको समझाऊं, समझ में भी आया होगा। एक बार वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत आए एक बार और देखिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब इसके आगे जो अगला वीडियो हमारा बनेगा वो इसके अगले वाले चैप्टर का स्टार्ट होगा, केमिकल काइनेटिक्स का। नोट्स इस चैप्टर के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं, आप लोग उससे कॉपी कर लेना, कंप्लीट नोट्स पूरा कर लेना। 100% CBSE का NCERT का फुल क्वेश्चन, फुल टॉपिक इसमें कवर है। इससे ज़्यादा कुछ NCERT में पूछा नहीं जाएगा, न तो इससे ज़्यादा कहीं कुछ आएगा। आप लोग इतना विश्वास रखिए और अच्छी तरह से आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। फिर भी कोई डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन 100% निकालूंगा। थैंक यू।